नमस्कार सभी को। आज अपन नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है? ऑप्टिक्स बीएससी पार्ट में जो रहेगा आपके पास इसका पोर्शन। थर्मो हो गया ना? और ये मैकेनिक्स भी कंप्लीट हो गई, यानी ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। अच्छा, ये वाला इस पे नहीं है, ये वाला पोर्शन हो गया है ना? हम्म। और ये वाला पोर्शन भी हो गया। कौन सा? थर्मो वाला भी हो गया है ना? क्या स्टार्ट करना है? हम्म, ये वाला स्टार्ट करना है। ऑप्टिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करना है। ठीक है। हाँ, इसमें देखो आपके 12th क्लास में भी ऑप्टिक्स का पोर्शन है एक, है ना? थोड़ा सा पोर्शन है, उसको अगर अपन देखें तो कौन सा पार्ट है उसका? ये रहा, वेव ऑप्टिक्स का ये पार्ट आपके पास यहाँ है ना? इसमें ये पोर्शन आपके पास आ गया है। हम्म। एक तो कौन सा आ गया वेव ऑप्टिक्स में? क्या समस्या होगी इसके अब? हाँ, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। इसमें कौन सा पार्ट है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये आप वहाँ पढ़ोगे, जब अपन 12th क्लास पढ़ाएंगे तब आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। वो बेसिकली होप्सो आपने पढ़ भी रखा है पहले भी, रिवीजन में आप दोबारा पढ़ोगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपन वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक में आज आपको इसका एक आउटलाइन में आपको बता दूंगा, ताकि सब्जेक्ट वो पीछे वाले टॉपिक से रिलेट हो जाए। ठीक है। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की सारी कंडीशन इसमें आ जाएंगी, डेफिनेशन इसमें आ जाएगी, और मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ मिलता है वो इसमें आ जाएगा। और कायदे से तो इसमें कोहेरेंस भी इसी में आ जानी चाहिए, लेकिन कोहेरेंस भी आज वाले टॉपिक में अपन ले लेंगे, ताकि वहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी की बात है। फिर उसका एक फेमस जो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट ने हाइगन को बेचारे को बहुत बड़ी राहत दी उस दौर में, जिस दौर में उसने बताया कि जो प्रकाश किरणें हैं, वो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी रहती है कई बार, है ना? वो कहते हैं ना कि बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, ऐसा कहते हैं ना? हाँ, यानी बड़े का किसी का प्रभुत्व हो, या कोई बड़ा पेड़ है वो अपने नीचे छोटे पेड़ को नहीं पनपने देता, ऐसा होता है क्या? हाँ, ये स्थितियाँ इनके साथ भी हुई। हाइगन से पहले आइंस्टीन ने, सॉरी, न्यूटन ने बताया था, कार्पस्कुलर थ्योरी बताई थी, कणिका सिद्धांत दिया था प्रकाश का, कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। ठीक है। फिर अपवर्तन को समझा दिया, परावर्तन को समझा दिया, लेकिन जब स्थिति आई इंटरफेरेंस की, इनकी डिफ्रैक्शन को समझाने की, तो वो सिद्धांत काम नहीं कर रहा था उस टाइम। उसी दौर में हाइगन ने अपना सिद्धांत दिया, क्या? कि भाई प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? हाँ, तरंगों के रूप में चलता है। और ये तरंगें किस प्रकार से आगे प्रोपोगेट करती हैं, क्या वेव फ्रंट होता है, एक काल्पनिक व्यवस्था होती है जिसमें समान कला में बिंदु कंपन करते हैं, और किस तरीके से तरंगागर बनता है, किस तरीके से तरंगागर आगे प्रोपोगेट करता है है ना? और किस तरीके से तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, अध्यारोपण के पश्चात वो व्यतिकरण दिखा सकती हैं, विवर्तन दिखा सकती हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं। तो हाइगन ने चूंकि ये बात कही भी, बहुत जगह भी प्लेटफॉर्म से इससे कही, लेकिन उस दौर में न्यूटन का बोलबाला बहुत बड़ा था, है ना? न्यूटन उस टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और बड़ा नाम था साइंस की दुनिया में। तो हाइगन के बेचारे के इस सिद्धांत को बहुत बड़ी तवज्जो नहीं मिली, नहीं दी गई इसको तवज्जो, है ना? लेकिन जैसे ही यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया, और उसने जब दिखाया कि इस तरीके से तरंगे एक दूसरे पे सुपरिम्पोज होती हैं, और इस तरीके से चमकीली काली, चमकीली ब्राइट डार्क फ्रिंजेज आपको मिलती हैं, और उसका जब एक्सप्लेनेशन उसने दिया वेव थ्योरी के बेस पे, कि वेव थ्योरी के बेस पे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, तो फिर जाकर के राहत की सांस मिली। किसको? हाइगन को। और उसके सिद्धांत को उस टाइम फिर प्रतिस्थापित हुआ वो सिद्धांत, और काफी पॉपुलर भी हुआ।
तो उसने कहा कि तरंगे जो होती हैं, प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। हालांकि बाद में जाकर के फिर पंगा हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिर समस्या खड़ी हुई और फिर आइंस्टाइन ने कहा कि ये तो फोटॉन्स के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडल में। तो फिर कहा गया कि चलो न थारी न मारी, बीच की राख लो। प्रकाश जब एनर्जी के रूप में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है तो उस कंडीशन में वो वेव की तरह बिहेव करता है, और जब लाइट के साथ, सॉरी, मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। जो आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन भी किया है, वो सारी चीजें थी उसमें, ठीक है। लेकिन एक बेसिक फिनोमिना जरूर है, जो वेव्स हैं उनका एक बेसिक फिनोमिना है क्या, पार्टिकल जो थ्योरी थी न्यूटन ने जो दी थी, उसके बेस पे आप अपवर्तन समझा सकते हो, परावर्तन समझा सकते हो, कणों का भी समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कणिका सिद्धांत से भी तरंगों का भी ऐसा समझा सकते हो। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कहाँ पता चला कि ये तरंगे हैं, कण रूप नहीं है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि तरंगों की जो मूल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोई भी फिनोमिना रिप्रेजेंट करने की, उन फिनोमिनाओं में 2-3 नाम पॉपुलर हैं। कौन सा? सबसे पहला इंटरफेरेंस, दूसरा कौन सा डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, और तीसरा कौन सा, पोलराइजेशन, ठीक है। हाँ, ये और इनमें भी मोस्ट पॉपुलर जो रहे उस दौर में वो कौन से रहे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये मूलतः जो फिनोमिना वो किसके द्वारा दिखाए जाते हैं, तरंगों के द्वारा दिखाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो घटनाएं होती हैं, अपवर्तन है, परावर्तन है, और वो सारी किससे दिखा सकते हैं, कणों से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये स्थिति रही। फिर एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया, सारी चीजें आई, इंटेंसिटी मैक्सिमा कैसे होता है, मिनिमा कैसे होता है, वो सारी शर्तें दी गई, वो सारा काम हुआ, ठीक है। यहां तक आपके पास यहाँ है, ठीक है। इससे आगे वाला जो आएगा वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहां रहेगा, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। और इसका आगे वाला जो पोर्शन है वो आपको बीएससी में मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ मेलस। पोलराइजेशन आपके पास केवल यहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पोलराइजेशन आपके पास, और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये आपके पास 12th में रहेगा। बीएससी वाला पोलराइजेशन आपके पास यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, वो बीएससी में ही रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन क्या स्थिति रहती है, बीएससी वाले पोर्शन में क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना अपन को वो भी देख लेते हैं। और नीचे अगर गया कि हाँ ये वाला रहा, ठीक है। यहाँ यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स, मोटा पोर्शन ये है, स्टार्ट ही यहीं से करना आपको। इसका मतलब बेसिक ये मानता है कि आप बेसिक उस पोर्शन में कर लिया आपने सारा का सारा, आपको यहीं से स्टार्ट करना। सेकेंड, न्यूटन्स रिंग है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, और फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर है। ये आपके पास इंटरफेरेंस का पोर्शन है, और बाकी फिर डिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन आ गया, हाफ वेव जोन्स आ गए, सर्कुलर अपेर्चर, सर्कुलर डिस्क दोनों हैं, और स्ट्रेट एज भी है। फ्रोनोपर डिफ्रैक्शन फिर यहाँ से शुरू हो गया। फ्रोनोपर डिफ्रैक्शन इसमें देखो, सिंगल स्लिट आप पहले पढ़ चुके हो, फ्रोनोपर का एक केस वहाँ पढ़ चुके हो आप, सिंगल स्लिट 12th में ये बता रहा है। और डबल स्लिट आप यहाँ, तो अपन दोनों यहीं ले लेंगे, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट, क्योंकि वहाँ इसने लंबा एक्सप्लेन नहीं किया, यहीं ले लेंगे अपन डिफ्रैक्शन को। तो डबल स्लिट, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट ये भी है आपके पास, लेजर और होलोग्राफी। लेजर में क्या क्या स्टिमुलेटेड और जो एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, क्या क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, कंडीशंस है, और कैसे कैसे ऑप्टिकल पंपिंग वगैरह, एनर्जी लेवल्स। कौन कौन सी 2 लेजर आपको दिए हैं यहाँ पर, ध्यान देना, कौन कौन सी लेजर दिए हैं, हीलियम नियॉन लेजर दिए और कौन सी रूबी लेजर दिए, तो इनके बारे में अपन को स्टडी करता है। और वर्किंग ऑफ ए लेजर सोर्स, और वर्किंग कैसे होती है लेजर सोर्स की, और फिर एक छोटा सा पोर्शन और दिया है, होलोग्राफी। हालांकि इसने अगले वाला पोर्शन नहीं दिया इसमें, ठीक है ना, फाइबर इंडेक्स वगैरह वो नहीं दिया, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, ये अपने पास पोर्शन है। अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से, इंटरफेरेंस से। बेसिक मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ, ठीक है, क्या रहेगा वो अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस सबसे पहला टॉपिक ही, इंटरफेरेंस, क्या नाम देते हैं इसको हिंदी में, व्यतिकरण। मैं बेसिक बताऊंगा क्योंकि डिटेल में अपन वहाँ पढ़ेंगे 12th में। क्या रहता है इंटरफेरेंस में, और दिखाता कौन है, हाँ, तरंगों का विलक्षण। किसका विलक्षण है, याद रखना, ये छोटी छोटी जो बातें मैं बताता जाऊं आप इनको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि ऑप्टिक्स में कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और उनमें आप कंफ्यूज होते जाते हो। तो क्या रहता है व्यतिकरण में, किसका विलक्षण है, तरंगों का, डिफ्रैक्शन भी इन्हीं का है, ठीक है। क्या होता है इंटरफेरेंस,
क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा तरंगे जो कि क्या हो, कला संबद्ध हो, पहली बात एक ही आवृत्ति की हो, लगभग आयाम क्या रहे उनके, समान हो, पोलराइजेशन अगर हो तो क्या हो, समान हो, उनका प्रोपोगेट एक ही डायरेक्शन में कर रही हो। अगर ऐसी तरंगे आपके पास हैं और समय के साथ अगर कला सेम कला नहीं है तो कलांतर उनमें है तो वो भी समय के साथ क्या रहे, नियत रहे। अगर इस कंडीशन में दो तरंगे एक दूसरे की ओर एक ही दिशा में एक ही दिशा में अगर प्रोपोगेट करती हुई और कहीं जाके मिलती हैं तो जहां जिस पोर्शन में वो मिलती हैं उस पोर्शन में आपको क्या दिखता है, उसकी उन दोनों की जो इंटेंसिटी है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। क्या दिखता है, उसका पुनर्वितरण दिखता है। ठीक है ना, एवरेज जो इंटेंसिटी है उससे कुछ ज्यादा और कुछ की क्या मिलती है, कम मिलती है। और इस प्रकार का रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज प्रतिरूप। क्या कहते हैं, फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो फिनोमिना हुआ, ऐसा हुआ अपने साथ या तरंगों के साथ ऐसा हुआ, ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। इसमें छोटी सी बात अपन ध्यान दें, मैंने दो चार बातें बताई। क्या क्या बताई, एक तो आपके पास दो तरंगे होनी चाहिए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास दो तरंगे, मान लो पहली तरंग साई 1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, सिंपलेस्ट फॉर्मेट लेके चलते हैं। साई 2 इक्वल टू कितना, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों के रिजल्टेंट क्या बनी, साई रिजल्टेंट क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ये अपने पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, फाई क्या, दोनों के बीच कलांतर है, एक ही बात है। फाई क्या है, हाँ कलांतर, फेज डिफरेंस। ठीक है, हाँ इंटेंसिटी क्या हो, सॉरी रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होता है, विस्थापन। इसको क्या कहते हो आप, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये पहली जो तरंग है उसका आयाम और ये दूसरी तरंग है उसका आयाम, दोनों में कलांतर हमने इनिशियल क्या ले लिया, फाई ले लिया। तो ये स्थिति है फाई कलांतर, इनिशियल कलांतर। ये रिजल्टेंट आपके पास विस्थापन है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो परिणामी आयाम क्या रहा, फटाफट बताते जो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल्टा या कॉस फाई, एक ही बात है, ये कह सकते हो आप, इनटू रूट, यही था क्या। और चूंकि इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आयाम के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, आयाम के प्रोपोर्शनल मोड के। तो आपके पास इंटेंसिटी का क्या आ गया फॉर्मूला, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई कह दिया। ठीक है, एक सिंपल, एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका अपन ले रहे हैं, ज्यादा इसमें नहीं जा रहे कि के डेल्टा माइनस फाई, के डेल्टा प्लस फाई, डेल्टा कहें इसको, वो कहें, ये नहीं करें, सिंपल एक फाई लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, ये स्थिति है, ये इंटेंसिटी आ गई। जब दो तरंगें मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, और अध्यारोपण के पश्चात अपने पास साई आर अपन को मिलता है दोनों का एडिशन के रूप में, हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इंटेंसिटी का कि ये तीव्रता मिलती है। अपन सामने पर्दा रखते हैं और अपन फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या रहता है। इस तीव्रता में देखो दो केस बनते हैं अपने पास। केस फर्स्ट, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता के लिए क्या कहोगे उसको, कौन सी स्थिति होगी वो, हाँ संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या होगा, आई मैक्सिमम के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस फाई मैक्सिमम चाहिए। कॉस फाई मैक्सिमम कब मिलेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, पाई क्या होना चाहिए, 2n पाई। क्लियर, पाई क्या होना चाहिए, 2n पाई, वेर n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर आपके पास ये होना चाहिए। और यहां से एक चीज और कह दूं मैं, यानी इसका मतलब फाई क्या होना चाहिए मेरे पास, 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई एंड सो ऑन। ऐसा है तो आई मैक्सिमम कितना हो गया, रूट I1 प्लस रूट I2 का
होल स्क्वायर। 1 कर दो cos फाई 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, कर दो 1, 1 करते ही कितना ये बन गया, तो रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर बन गया। अगर दोनों बराबर हैं, वो केस सारे के सारे अपन पीछे पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट में, अगर दोनों i1 बराबर i2 है तो 4i1 हो जाएगा इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान। यहां से एक चीज और, कई बार आपसे ये पूछता है कि अगर कलांतर आपके पास है, ये फेज डिफरेंस है, तरंगों में अगर फेज डिफरेंस ऐसा रहा तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कई बार आपको पथांतर भी देता है, पाथ डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, देखना जरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं आगे लिख देता हूं, यानी कि पाथ डिफरेंस, फॉर्मूला लिख लो आप, दो फॉर्मूले साइड में लिख दूं मैं, याद रहेगा आपके पास। पाथ डिफरेंस निकालना हो, पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा आपको निकालना हो तो क्या रहेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, पाई की वैल्यू आप यहां रखोगे। कई बार आपको ये भी तो निकालना, टाइम इंटरवल निकालना हो तो, या टाइम डिफरेंस आपके पास रहता है मान लो, तो वो भी लेते हो, आपको बता दूं, तो टी इक्वल टू कितना, टी अपॉन 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस, या टी अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, वो सिंपल रिलेशन आपके पास, अपने पास यहाँ काम चल जाएगा इससे। तो क्या स्थिति रही, पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना, डेल्टा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस 2n पाई, डेल्टा कितना एन लेमडा। तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, क्या याद रहनी चाहिए, कि जब संपोषी व्यतिकरण हो या मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल रही हो, दीप्त फ्रिंज बन रही हो, ठीक है, चमकीली फ्रिंज बन रही हो, है ना, अधिकतम तीव्रता आपको मिल रही हो, सभी का एक ही मीनिंग है। तो आपके पास पाथ डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए और फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई, ये कंबाइंड रूप से होना चाहिए आपके पास, ठीक है। केस सेकंड में क्या था, मिनिमम इंटेंसिटी कहां मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी कौन सा, विनाशी व्यतिकरण, इसी को अपन क्या कहेंगे, हाँ विनाशी व्यतिकरण, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब, जब कॉस फाई क्या मिले, मिनिमम, मिनिमम का मतलब -1, ये क्या -1, -1 to 1 होता है कॉस फाई, तो ये -1 कब मिलेगा, पाई कितना हो, कितना 2n + 1 पाई कितना हो। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, इसको कई 2n + 1 पाई रखते हैं, कई 2n - 1 पाई रखते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो और कब कब क्या क्या लिख सकते हो, कभी भी कोई सा भी लिख सकते हो, समझ रहे हो बात आप, प्लस भी लिख सकते हो और माइनस लिख सकते हो, लेकिन एक कंडीशन साथ में, क्या होना चाहिए, यहां से अगर फाई को आप ऐसा लिख रहे हो दो तरीके से 2n - 1 पाई, तो इसका मतलब n कहां से शुरू है 1 2 3 से, क्यों 2n + 1 पाई का मतलब हो गया कि आपके पास ये होना चाहिए पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन, है ना, कि पाई का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, ऑड इंटीजर मल्टीपल पाई का हाँ विषम गुणांक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके पास, यहां देखो n बराबर 1 रखोगे तो पाई आएगा, आना पाई चाहिए, आना क्या चाहिए, पहला पाई चाहिए, उसके लिए 2n + -1 यूज करो आप, और ये आना चाहिए। अगर आप ऐसा लिख रहे हो 2n + 1 पाई, तो उससे क्या स्थिति बनेगी आपके पास, n = कहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पास पाई आए, पहला कहा क्या आए, पाई आ जाए, तो आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से, बस इतना ध्यान रखना आप जरूर, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। दूसरा, यहां से पथांतर पाथ डिफरेंस कितना आया, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू कितना, लेमडा अपॉन 2 पाई, और ये कितना 2n + -1 पाई, पाई से पाई कैंसिल,
तो ये कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2, यानी कितना हो गया, n बराबर प्लस माइनस 1 वाले में तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लेमडा बाई 2, तो डेल्टा कितना आ गया लेमडा, या इसको आप ऐसा कह सकते हो बहुत सिंपल केस में, डेल्टा क्या हुआ, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज, यानी आपको डेल्टा मिलना कितना चाहिए एक्चुअल में, 1 रखो यहाँ, तो प्लस वाले में 0 रख दो, तो लेमडा बाई 2, प्लस वाले में 1 रखोगे तो कितना 5/2 आ गया क्या, कोई समय भी एक में रखते जाओ, जैसे इसमें 1 रख दिया आपने, 1 रख दिया तो कितना आ गया, हाँ 1 रख दिया तो पाई आ गया, और इसमें रखो ना माइनस वाले में, तो क्या आया माइनस में, 1 रखा तो 2n माइनस 1, 1 लेमडा बाई 2, और 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना 3/2 लेमडा, और फिर 3 रखा तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 लेमडा बाई 2 एंड सो, क्या आ गया लेमडा बाई 2 का विषम गुणज आ गया, प्लस माइनस में ले सकते हो दोनों। तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या हो गई, फिर आई क्या हो गई, मिनिमम हो गई, कितनी, √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों की सेम है, आयाम शुरुआती आयाम सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं अपन, तो ये कितनी मिलेगी अपन को, 0 मिलेगी उस केस में, अगर A1 बराबर क्या हो A2, वो सारा का सारा अपन पढ़ते जाएंगे। छाप दो फटाफट छाप दो। ठीक है, अब अपन अगली बात पे आते हैं कि अब जो व्यतिकरण की घटना हो रही है उसमें एक मूल जो कंडीशन अपने पास लगती है हमेशा, आयाम बराबर होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो भी कोई बात नहीं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा और क्या होगा, इतना ही तो होगा, क्योंकि आयाम में अगर थोड़ी सी डिफरेंस आता है तो एक चीज ध्यान देखना आप, क्या इफेक्ट पड़ता है व्यतिकरण प्रतिरूप पे, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होता, चमकीली और काली बिल्कुल क्लियर कट चाहिए ना आपको, कई बार वो अच्छा नहीं दिखता, उसमें थोड़ा सा ब्लरनेस दिखती है, समझ गए, ये स्थिति रहती है। और आयाम लगभग बराबर हो या एग्जैक्ट बराबर हो तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखता है, काली चमकीली आपको एग्जैक्ट दिखती है, ठीक है ना, उनमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहता है। हाँ, फेज डिफरेंस लेकिन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि दोनों तरंगे जो होती हैं वो कला संबद्ध होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कला संबद्धता का गुण क्या है, ठीक है, तो हमारे पास मूल जो घटनाक्रम आता है वो आती है कला संबद्धता, इसकी बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं, कला संबद्धता कोहेरेंस, ठीक है, क्या होती है कोहेरेंस, कि कोई भी दो तरंगे हैं वो कला संबद्ध होंगी या इस गुण को दर्शाएंगी अगर उन दोनों के फेस डिफरेंस वो क्या रहती हैं, क्या रहते हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब क्या हुआ, फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स दैट इज φ2 माइनस φ1, दैट शुड बी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसे टाइम टी पे देखा आपने तो आपके पास ये था φ2 माइनस φ1 फेज डिफरेंस, किसी थोड़े टाइम बाद देखा तो φ2 डेज माइनस φ1 डेज था, वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। थोड़े टाइम बाद और देखा तो भी आपके पास ये डिफरेंस क्या दिखना चाहिए आपको, हाँ दिखना चाहिए। अब ये कहते हैं कि होती कितने प्रकार की कला संबद्धता, है ना, तो देखो सीधी सी बात थी, कितने प्रकार के लेते हो आप, 2 प्रकार के, एक को तो कहते हैं अपन काली कला संबद्धता, इसको टेम्पोरल कोहेरेंस, अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल सा है। दूसरी होती है स्थानिक कला संबद्धता, इसको कहते हैं कौन सी, स्पेशियल कोहेरेंस। एक नाम और होता है इसका, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस,
और इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोहेरेंस। इस नाम से आपको इसको इनको समझने में और याद रखने में हेल्प मिलेगी, है ना। पूछता भी है कई बार इसके बारे में, क्या स्थिति है क्या नहीं है, इसके बारे में बोलता है। लिख दिया, ठीक है। होता क्या है उसकी अपन बात करते हैं। कालिक कला संबद्धता और दूसरी स्थानिक कला संबद्धता क्या होती है। अब देखो तरंगे, खास बात क्या रहती है, कोई भी अपन जब तरंगों का प्रोडक्शन अपन देखते हैं तो क्या रहता है, सिंपली कोई आपके पास सपोज गैसी सिस्टम है और उससे जब तरंगें उत्पन्न होती हैं तो उस सिस्टम में हम कह रहे हैं कि सपोज उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से उसके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस डी एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, तो उस टाइम क्या जनरेट करते हैं, फोटॉन्स एमिट करते हैं, है ना। और छोटे छोटे उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपन को मिलती है, वेव्स मिलती हैं, छोटे छोटे वेव्स, और उन वेव्स को अपन क्या कहते हैं, वेव ट्रेन्स कहते हैं। इस तरह से ये वेव ट्रेन्स मिलती हैं अपन को, समझ गए बात। अब कोई परमाणु गया उच्च ऊर्जा स्तर में, वहां कितने टाइम तक रखा, 10⁻⁸ सेकंड तक रुका और फिर वापस किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में, उसके करस्पॉन्डिंग मिल गई आपको एक ट्रेन। अब अपन कह रहे हैं कि वहां परमाणु क्या है, बहुत अधिक संख्या में। कैसी संख्या में है, बहुत अधिक संख्या में। सिंपल जो आपके पास लाइट सोर्स होता है, जैसे टॉर्च हो गई, सिंपल बल्ब हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गई, इनकी या छोटे छोटे जो लाइटें लग रही हैं, इनकी क्या स्थिति रहती है, इनमें भी ये स्थिति रहती है। एक्साइटेड स्टेट से परमाणु जब डी एक्साइट होता है तो वहां से बहुत सारे एटम्स एक साथ डी एक्साइट होते हैं, बहुत सारे एक साथ, उनमें डिफरेंस रहता है ना, वो कोहेरेंट नहीं है ना, इसलिए वो रैंडमली होता है। कोई परमाणु एक्साइटेड स्टेट में गया, वो 10⁻⁸ सेकंड बाद आ जाएगा वापस ग्राउंड सेकंड, दूसरा क्या पता कब जाता है, तीसरा क्या पता कब जाता है, चौथा क्या पता कब जाता है, ठीक है। इसका मतलब उनसे जब वापस ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम पे जो वेव जनरेट होती हैं या वेव्स आपको मिलती हैं छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, ये सारी मिलकर के अपन को ये लाइट दिखती है, समझ गए। तो हम यहां कह सकते हैं कि कुछ टाइम बाद ये, किसी टाइम पर ये स्थिति ये थी, कुछ टाइम बाद ये स्थिति है, किसी टाइम बाद ये स्थिति है, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि यहां आपको दूसरी वेव ट्रेन मिलेंगी। छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं अपन, वेव ट्रेन मिलती है पल्स के रूप में, छोटे छोटे पल्स के रूप में, है ना। तो इसको इस प्रकार की जो लाइट मिल रही है अपन को, सिंपल जो लाइट सोर्स है उनसे मिल रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कहते हैं, और ये इनकोहेरेंट होते हैं, यानी ये कला संबद्ध नहीं होते। इनमें किन्हीं भी दो पॉइंट की अपन बात करें, यहां या यहां, यहां या यहां, तो वो टाइम के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। एक चीज जरूर हो सकती है इसमें कि जैसे आप यहां से यहां तक की बात करो, ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, और यहां से यहां तक का जो टाइम T1 कह सकते हो, डेल्टा T2 कह सकते हो, डेल्टा T3 कह सकते हो। इस टाइम इंटरवल में ये जो तरंग है, इसका पहला पार्ट सपोज यहां से गुजरा था, तो इसका बाकी पार्ट भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, समझ गए बात आप, या इन दो पॉइंट से गुजरेंगे। दो पॉइंट अपन ने ले लिए, ए और बी ले लिए, इन दो पॉइंट से गुजरेंगे, ये सी मैं ले लूं, तो जरूरी नहीं कि ये देखो, ये इस डेल्टा T1 टाइम तक तो आपके पास एक सिंपल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहां वाली फ्रीक्वेंसी या यहां वाला जो फेज डिफरेंस है दोनों में जनरेट हो गया इसी पॉइंट पर, कंटिन्यूस नहीं रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, समझ रहे बात आप। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी से तो इस पर्टिकुलर जो वेव ट्रेन आपको मिल रही है, इसके हर एक पार्टिकल की वैल्यू आप देखो या जो मीडियम में विक्षोभ देखो, आपको सेम मिलेगा, सेम टाइम, कुछ टाइम बाद भी, ठीक है, सेम पोजीशन से गुजरेगी वेव। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये वाली वेव हो वो सी से गुजरे, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ए और बी तक तो मामला ठीक है, ए और बी तक तो मामला ठीक है, कुछ टाइम पर यहां फेज डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, थोड़ी टाइम बाद देखा, तो इस ट्रेन के लिए तो आपके पास फेज डिफरेंस ठीक रहेगा। लेकिन ए और सी या बी और सी में कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वो रैंडम चॉइस है आपके पास, क्या है, हाँ हाँ, ये जरूर है कि सी और डी आप यहां ले लो, ये दोनों जरूर क्या हो सकते हैं, इन फेज हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब इनका फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे ही यहां कोई दो पॉइंट ले सकते हो आप, इनका भी फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। लेकिन यहां डेल्टा टो 1, डेल्टा टो 2, डेल्टा टो 3, इनमें से इन बिटवीन कोई देखोगे तो ऐसा कंडीशन लागू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों सारे के सारे क्या रैंडम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वेव ट्रेन आपके पास थी वो इतने टाइम तक तो कोहेरेंट रहती है, इतने टाइम तक तो उनमें कला संबद्धता यानी φ2 - φ1 वाला गुण क्या रहता है, लागू रहता है। लेकिन डेल्टा T1 से आगे जाते ही वो मामला चेंज हो गया, या डेल्टा T2 तक इसका तो मामला सेट रहता है, उसको फॉलो करता है किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए, लेकिन डेल्टा T3 यानी थोड़ा सा इधर जाए तो उस पर लागू
इस पे लागू होता है, बाकी पे लागू। इसका मतलब ये हुआ कि कंबाइंड रूप से अपन देखें तो छोटे 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 आपको इंटरवल मिल सकते हैं जिन पे आप इस चीज को लागू कर सकते हो, लेकिन वो इन सबको मिलाने पे अपन को लाइट मिल रही है एक्चुअल में। तो वो क्या हो गई फिर, क्या हो गई, असंबद्ध हो गई, कला असंबद्ध हो गई, उनमें किसी प्रकार का कोई फेज का रिलेशन नहीं है, वो रेंडम है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फिर क्या किया गया कि चलो अपन ऐसा करते हैं कि हाँ एक चीज और ये जो टाइम जहां तक ये कला संबद्ध रहते हैं ए और बी, जहां तक कला संबद्ध रहते हैं उसको कला संबद्धता समय कहा जाता है। टेम्पोरल कोहेरेंस टाइम कहलाता है। इसको कई बार डेल्टा टी से या टो से डिनोट करते हैं अपन। और जितनी डिस्टेंस तक ये कला संबद्धता रहती है, यानी ये जो वेव ट्रेन की लेंथ है यहां से यहां तक एल, वो एल क्या कहलाती है, कला संबद्धता लंबाई। क्या कहलाती है, हाँ टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ है, ध्यान देना। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कालिक कला संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ की बात कर रहे हैं अपन अभी, वेव ट्रेन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस कहलाता है, कि वेव ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में अगर कोई दो पॉइंट आपके पास हैं पर्टिकुलर, उन दो पॉइंट पे अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, गड़बड़ हो गया क्या, φ2 माइनस φ1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध कहलाएंगे, और ये गुण क्या कहलाएगा, कालिक कला संबद्धता कहलाएगा, टेम्पोरल कोहेरेंस कहलाएगा। कुछ टाइम पहले आपने देखा यहाँ पर, है ना, तो मान लो यहाँ कुछ टाइम टी, किसी टाइम टी पर आपने देखा तो फेज डिफरेंस था यहाँ पर फाई ए और दूसरे का था फाई बी फेज था, तो दोनों का डिफरेंस फाई बी माइनस फाई ए क्या था, कांस्टेंट आया। टी डेज टाइम कुछ टाइम बाद आपने देखा तो यहाँ फाई बी डेज आ गया माइनस फाई ए डेज हो गया, ये भी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि कला संबद्धता काल क्या आ गया आपके पास, टेम्पोरल जो आपके पास कोहेरेंट टाइम है वो बहुत छोटा है, वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसलिए सामान्यतः आजकल जो यूज किए जाते हैं सोर्सेस, वो कौन से यूज किए जाते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज यूज किए जाते हैं, जिनको आप सिंपली लेजर के रूप में भी डिफाइन करते हो, है ना, लेजर सोर्सेज यूज किए जाते हैं, उनमें एक ही वेवलेंथ आपको पास मिलती है। यहाँ L1 L2 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 अलग अलग है सबके सब। हाँ अगर अपन एक ही वेवलेंथ, हाँ एक चीज और यहाँ से देखो जो बार बार पूछी जाती है, ये कला संबद्धता लंबाई जो होती है एल, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा टी इंटू सी के, और इसको आप ऐसा भी लिखते हो सी इंटू टो से भी लिख देते हो, किसे लिख देते हो, सी इंटू टो से भी लिख देते हो, बहुत सिंपल सी बात होती है। ठीक है, हाँ अब दूसरी बात, हाँ इसीलिए अपन इसको लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस कहते हैं, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन में प्रोपगेट जब कर रही है वेव ट्रेन उसी डायरेक्शन में अपन ऐसा कहते हैं, तो ऐसा आपको मिलेगा। इसको और समझाएंगे थोड़ा सा। हाँ दूसरी आती है स्थानिक कला संबद्धता, क्या आती है, स्थानिक कला संबद्धता आती है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी लाइट सोर्स है उससे जो लाइट जनरेट हो रही है, और यूं कहें कि स्थानिक कला संबद्धता में इस वेव ट्रेन जो जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, जहां तक आप कला संबद्धता उन दो पॉइंटों की शो कर सकते हैं, तो वो जो आपके पास कला संबद्धता होगी वो क्या कहलाएगी, स्थानिक कला। जैसे आप इसको ऐसे समझो, सिंपल सी, कौन सा, पहले तो टेम्पोरल कोहेरेंस, उसको समझो आप जरा, थोड़ा सा पढ़ो, देखो क्या है इसमें, बहुत क्लियर कट कह रखा है। क्या कह रखा है, टेम्पोरल कोहेरेंस इज अ मेजर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन the phases of a wave at different points along the direction of wave propagation। ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, समझिए, अपन ने वेव ट्रेन ना लेकर के एक लंबी वेव ले ली है अपने पास यहाँ पे, तो ये वेव अपने पास प्रोपोगेट कर रही है, सपोज एक्स एक्सिस की ओर प्रोपोगेट कर रही है, इस वेव पे कहीं दो पॉइंट आपके पास ए और बी है। ठीक है, किसी टाइम पर, किस पर, किसी टाइम पर टी पर आपके पास इस पर फेस क्या था, इसका फाई ए था, और इस पर फेस कितना था, फाई बी था। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, फाई बी माइनस फाई ए, किसी टाइम पर क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम कहें कि कुछ टाइम बाद, कितने बाद, टी डेज टाइम बाद अपन देखें उसको, तो यहां फेज डिफरेंस किया, फेज कितना आ गया, सॉरी फाई ए डेज, और यहां फेज कितना आ गया बी पर, फाई बी डेज आ गया, और दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। यानी पहले जो डिफरेंस था दोनों में, अब भी कला में डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कुछ टाइम बाद देखोगे तो भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये आपको क्या कहलाता है, ये आपको क्या बताता है, ये वाली टेम्पोरल जो कोहेरेंस होगी वो क्या कहलाएगी, टेम्पोरल
कोहेरेंस। अब आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों ए और बीच की जो लेंथ होगी उसको आप कह सकते हो क्या, एल। ये एल होगी। अब आप कहोगे सर ये एल कितनी लंबी हो सकती है, समझ रहे हैं? तो ये जो साइनोसॉइडल वेव ट्रेन आपने दिखा रखी है इस पर डिपेंड करेगा कि जहां तक हम इसको फैलाएं, यानी ये 2 पॉइंट अपन जहां तक ले जाएं और ले जाने तक ये कांस्टेंट रहे, ये रिलेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जहां तक ये रिलेशन कांस्टेंट रहे या रिलेशन फॉलो होता रहे, वहां तक इस लेंथ को अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो बताना मुझे। और इसी को आप क्या लिखते हो, टॉ इंटू सी, क्योंकि प्रकाश किरणें किस वेग से चलती हैं, हाँ नॉर्मल, इसी की बात। ये वाली बात बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो, ये कैसी लाइट हो, मोनोक्रोमेटिक, यानी एक ही वेवलेंथ हो, यानी थोड़ी टाइम बाद आप देखें तो ऐसा नहीं वेव ट्रेन चेंज हो गई, एक ही ट्रेन है वो लास्ट तक लंबी तक, एक ही वेवलेंथ है, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब और न्यू क्या है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। कैसी फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब आप यहां से लेकर कहीं तक जाओ, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाओ चाहे इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाओ, आपको सेम ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और अगर सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है तो यहां इनफाइनाइट पे एक पॉइंट ले लो और इस तरफ इनफाइनाइट पे एक पॉइंट ले लो, और दोनों पॉइंटों के बीच टेम्पोरल कोहेरेंस देखोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगी, टी पर भी मिलेगी, टी डेज पर भी मिलेगी, टी डबल डेज पे भी मिलेगी, कुछ टाइम बाद देखोगे तो भी मिलेगी। समझ गए? तो इसका मतलब उस पॉइंट पे, यानी इन ए और बी को अपन इधर कितना ले जा सकते हैं, इधर कहां तक ले जा सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन्फिनिटी, इधर कितना ले जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी इस केस में, इस केस में जो आपके पास टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, हाँ इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो उसके लिए जो कोहेरेंस लेंथ, और कोहेरेंस लेंथ कौन सी, हाँ ये मोस्ट पॉपुलर है इसलिए आप इसको कोहेरेंस लेंथ के रूप में डिफाइन करते हो, लेकिन है कौन सी कोहेरेंस लेंथ, हाँ टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ है, इसके रूप में आप इसको डिफाइन करोगे। ये क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी एक निश्चित फाइनाइट विड्थ होती है ना, उनमें आप डेल्टा न्यू जीरो नहीं कर सकते, डेल्टा लेमडा जीरो नहीं मिलती, इसलिए अपने पास जो लेमडा होती है वो क्या मिलती है अपन को, फाइनाइट मिलती है। ठीक है, ये टेम्पोरल कोहेरेंस था। ठीक है, क्लियर? और चूंकि ये हमें ए और बी पॉइंट कहां लेने हैं, लेंथ की डायरेक्शन में लेने, कहां लेने हैं, लेंथ की डायरेक्शन में लेने हैं, इसलिए ये जो आपके पास कोहेरेंस है वो कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस कहलाएगी। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखोगे, अगर आपके पास सिस्टम ऐसा हो, अगर सिस्टम क्या हो आपके पास, इस टाइप का हो कि हम अब की बार क्या कर रहे हैं, कोई एक प्लेन ले रहे हैं, वेव प्रोपोगेट इस डायरेक्शन में कर रही हैं, अपने पास दो वेव हैं, दो या ज्यादा वेव भी ले सकते हो, दो वेव सपोज जो सुप्रीम पोज होनी है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं। हाँ, इनके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर में एक प्लेन लेता हूं, आप ऐसा कह सकते हो कि उसको तरंगागर माना जा सकता है। अगर वे दोनों के दोनों सोर्सेस हैं तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों अगर कोहेरेंट हैं तो उन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर तरंगागर को व्यक्त करेगा। अगर दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है तो दोनों का एक कॉमन वेव फ्रंट नहीं हो सकता, यानी जो ए और बी पर जो कला की स्थिति है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस आपके पास ऐसा प्लेन है, वेव्स इधर से जा रही हैं फर्स्ट और सेकंड एक्स एक्सिस की तरफ। तो कह रहा है कि स्पेशल कोहेरेंस इज अ मेजर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन फेजेस ऑफ अ वेव एट डिफरेंट पॉइंट ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। किधर है प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये है, इसके ट्रांसफर्स कोई प्लेन लिया, उसमें कोई दो पॉइंट अपन कंसीडर कर रहे हैं, पहले पॉइंट से पहली वेव जा रही है, दूसरे पॉइंट से दूसरी वेव जा रही है। ठीक है, हाँ, इफ द फेज डिफरेंस ऑफ द, हाँ ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी टाइम टी पर आपके पास फेज यहाँ फाई ए था, यहाँ फाई बी था, किसी टाइम टी पर फेज डिफरेंस कितना हुआ, फाई बी माइनस फाई ए। ठीक है, कलांतर इतना होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। किसी टाइम टी डेज पर अपन देख रहे हैं कुछ टाइम बाद, तो भी यही स्थिति बनी रहती है। क्या बनी रहती है, तो भी यही स्थिति बनी रहती है। तो आपके पास फाइव बी डेज माइनस फाइव डेज अगर कांस्टेंट बना रहता है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो बिंदु हैं, कौन से, ए और बी, क्या होंगे, स्थानिक कला संबद्ध। क्या होंगे, हाँ स्पेशियल कोहेरेंस होंगे। और चूंकि ट्रांसवर्स हैं इसलिए कौन सा कोहेरेंस कहलाता है, ये वाला ट्रांसवर्स कोहेरेंस कहलाता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की, उसको अपन एल ट्रांसवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे,
ये स्पेशल कोहेरेंस लेंथ होगी। कौन सी? हाँ, स्पेशल कोहेरेंस लेंथ होगी। स्थानिक की जो संबद्ध लंबाई है वो रहेगी। अब ये भी एक लिमिट होती है अपने पास कि कितना का आप इसको इधर ले सकते हो, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है। और ये क्या बताता है आपको एक तरह से? हाँ, जो वेव फ्रंट है उसकी कला संबद्धता को बताता है एक तरह से कि उस पे उसकी जो फेज पॉइंट है वो कितने कला संबद्ध है, कितने नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ये ए और बी आप कितने ज्यादा दूर तक ले सकते हो? जहां तक इन दोनों के बीच ये कंडीशन फॉलो हो सके वहां तक आप ऐसा ले सकते हो। ये घटना कहां काम आती है हमारे पास? ये घटना वहां काम आती है जब हम क्या करते हैं, एक ही लाइट सोर्स से अपन दो कला संबद्ध स्रोत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही लाइट सोर्स से क्या बनाते हैं? दो कला संबद्ध स्रोत बनाते हैं। आपने देखा होगा। तो क्या होता है उस कंडीशन में, मुझे बताना जरा, कि एक कला संबद्ध स्रोत में एक पॉइंट ए यहां ले रहा हूं, दूसरा पॉइंट कहां ले रहा हूं? बी यहां ले रहा हूं। इसको आप S1 कह रहे थे, इसको आप क्या कह रहे थे? आप ऐसी कोई सिचुएशन देख रहे हो क्या? ऐसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टाइप देखा था क्या आपने? है ना। और आप कह रहे थे कि ये दोनों के दोनों, इसका मतलब कोहेरेंट होने का मतलब किस पे होने चाहिए? एक ही वेव फ्रंट पे होने चाहिए। ऐसा याद आया कुछ? एक ही वेव फ्रंट पे होना चाहिए। और ये वेव फ्रंट बना किससे होना चाहिए? एक ही प्रकाश स्रोत से बना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये पॉइंट लाइक सोर्स भी नहीं। एक्चुअल में हमारे पास जो सोर्स होता है वो एकदम जस्ट पॉइंट लाइक नहीं होता, उसको पॉइंट लाइक बनाना पड़ता है अपन को। तो क्या करते हैं, जो प्रकाश स्रोत अपने पास यहाँ होता है, एक्चुअल में जो प्रकाश स्रोत आपके पास यहाँ होता है उसकी एक फाइनाइट विड्थ होती है। हम एक झिर्री लगा देते हैं, इधर लाइट सोर्स होता है एस, उससे प्रकाश किरणें आती है मान लो। ठीक है। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, हम एक छोटा सा छिद्र करके और गत्ता लगा के और उसको सामने रख देते हैं, तो हमारे पास ये एस यहाँ इस पॉइंट लाइक सोर्स की तरह काम करता है। इसकी विड्थ अपने पास होती है एक तरह से। और ये विड्थ सपोज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी विड्थ सपोज ए है। कितनी है? और सपोज ये जो लाइट सोर्स है इसकी वेवलेंथ कितनी है? तो इसका जो यहां से इस पॉइंट लाइक सोर्स से ये जो एक तरह से, सॉरी, ठीक है। हाँ, यहां से इसका जो कोणीय प्रसार होगा, किसका? लाइट सोर्स का जो कोणीय प्रसार होगा, उस प्रसार में जब तक ए और बी टिके रहेंगे, उसके भीतर रहेंगे, तब तक ए और बी यानी S1 और S2 क्या रहेंगे? कला संबद्ध रहेंगे। और जैसे ही ये उससे बाहर चले जाएंगे उस कंडीशन में ये दोनों कला संबद्ध नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप क्या रखना? बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये जो रेखा चित्र आपके पास आया है इसका कोणीय प्रसार कितना होगा? एक तरह से उसको अपन लिखते हैं जनरली लैम्डा बाई ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हाँ, कि यहां से ये आपके पास अगर ए विड्थ का कोई सोर्स है या पॉइंट लाइक सोर्स आपके पास है और वेवलेंथ लैम्डा है अगर वहां से प्रकाश स्रोत की, तो इसका जो कोणीय विस्तार होगा वो लगभग कितना हो सकता है? लैम्डा बाई ए हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि उस कोणीय विस्तार में अगर S1 और S2 आते हैं तो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? हाँ, कला संबद्ध कहलाएंगे। कौन से? स्पेशल कला संबद्ध। मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सपोज y अपन ले रहे हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं? सपोज d ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? हाँ, d ले रहे हैं। तो S1 और S2 कब तक कला संबद्ध रहेंगे? उसकी अपने पास कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि ये जो कोण आता है अपने पास, ये दोनों जो इस पर कोण बनाएंगे, ये एंगल बनाएंगे। इस एंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा एंगल? S1 S0 S2। कितना आना चाहिए आपके पास? y अपॉन डी आया क्या? वो छोटा एंगल बहुत है। हाँ, तो इसको आर्क मान करके आप ले सकते हो एक तरह से। कितना ले? y अपॉन डी कंसीडर कर लो। अब क्या हो सकता है कि देखो, इसमें और इसमें क्या रिलेशन लें कि ये दोनों के दोनों क्या बने रहें? कोहेरेंट बने रहें सोर्स। दोनों के दोनों कला संबद्ध बने रहें। इसका मतलब ये जो आपके पास आया है एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, इसका जो कोणीय प्रसार एंगल है, इसका जो एंगल है इससे छोटा ही होना चाहिए, इससे छोटा ही बनाना चाहिए। यानी इसका थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए हमेशा। हमेशा इसका थोड़ा क्या रहना चाहिए? हाँ, बड़ा ही एंगल उस एंगल में ही आने चाहिए। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये दोनों पॉइंट कहां जा सकते हैं? इतने डिस्टेंस इसके इस कोणीय विस्तार पे जा सकते हैं। मैक्सिमम यहां जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए? हाँ, इनसाइड होने चाहिए।
इसका मतलब ये जो एंगल है वो एक्चुअल में इस एंगल से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, मैक्सिमम बराबर हो सकता है। इसका मतलब आपके पास क्या स्थिति रह सकती है कि लेमडा अपॉन ए लेस देन इक्वल टू वाई अपॉन डी, ये शर्त लागू होनी चाहिए। किसके लिए, स्पेशल कोहेरेंस के लिए। अरे उल्टा कर दिया ना, ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ये छोटा होना चाहिए, अपन ये तो कह रहे हैं। हाँ ये वाला छोटा होना चाहिए एंगल, इसका वाला एंगल ये थोड़ा बड़ा, इसी के अंदर अंदर आना चाहिए, तभी ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कला संबद्ध रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये थोड़े बाहर चले गए तो कला संबद्ध नहीं बचेंगे। इसका वाला वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको एल डब्ल्यू कह सकते हैं अपन, या एल कह सकते हैं। कौन सी, डब्ल्यू बिना लिखोगे तो इसको सिंपल एल कह दो, आपकी बुक में डब्ल्यू लिखा है। इसको आप क्या कह सकते हो, स्पेशियल कोहेरेंस लेंथ। अभी जो पीछे पड़ी थी वो कौन सी थी, टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ थी, है ना। और ये कितने आ जाएगी, मैक्सिमम लेमडा डी अपॉन ए। आप अगर इस पॉइंट से अगर एंगल बनाओ, ये जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है ना, इस रेखा छिद्र की चौड़ाई से अगर आप एक एंगल बनाओ, कौन सा, इस बीच वाले पॉइंट पर, इससे तो नहीं बनेगा, दूसरा बना देता हूं ना, ये कलर तो दिखता नहीं है ना, ये कलर दिखता नहीं है, इसको पहले पूरा करो। दूसरा कलर लें अपन, कौन सा, ये वाला दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, हाँ ना। अगर ये रेखा छिद्र है, मान लो ये सामने वाले यहां इस मिड पॉइंट पर क्या बनाए, एक एंगल बनाए, सपोज इसको मैं कह दूं थीटा, क्या कह दूं इसको, थीटा एंगल बनाता हूं। इसका इसका चौड़ाई वाला जो विस्तार है वो एंगल बनाता है मिड पॉइंट पर ओ पे। तो इसका मतलब वहां यहां यहां ये जो थीटा होगा, और इसकी विड्थ कितनी बताई मैंने, ए, और डिस्टेंस कितनी है, डी। तो ये जो थीटा होगा वो कितना होगा अपने पास, एक तरह से ए अपॉन डी, क्या कहलाएगा, ए अपॉन डी। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो इन जनरल, क्या लिख सकते हो, इक्वल टू लेमडा अपॉन थीटा। क्या लिख सकते हो, लेमडा अपॉन थीटा लिख सकते हो। ये आपके पास स्पेशल कोहेरेंस लेंथ कहलाएगी। समझ गए बात आप। इसका मतलब लेमडा बढ़ाओगे, ज्यादा वेवलेंथ का आप अगर लाइट सोर्स लोगे एस, तो आपके पास कोहेरेंस लेंथ बढ़ सकती है, यानी S1 S2 का आप थोड़ा और डिस्टेंस पे ले सकते हो। हाँ, ए अगर आप छोटा करोगे, यानी थीटा घटेगा, इसका मतलब ए क्या करोगे, छोटा करोगे, छोटा करोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, एल बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, टेम्पोरल सॉरी स्पेशल कोहेरेंस लेंथ बढ़ेगी, ये ध्यान देना। इसका मतलब थीटा यानी रेखी, ये जो छिद्र है इसका सामने वाले पॉइंट के लिए जो कोणीय चौड़ाई है वो आप ध्यान रखोगे। ये आपके पास अगर कम होगी तो ये बढ़ेगा, लेकिन अपन जब ये फाइंड आउट करते हैं इस कंडीशन में, तो स्थिति क्या रहती है, ये उतने एक्यूरेट वैल्यूज नहीं देता है। इसलिए जनरली जब बात होती है तो टेम्पोरल कोहेरेंस की बात कर करा के निपटा देते हैं लोग, यहां तक नहीं पहुंचते, ठीक है। एक्चुअल में अब एक चीज, इस ये डायग्राम बन के आपको क्या दिखा, इस डायग्राम से आपको कुछ पता चला क्या, क्या पता चला, देख के बताओ, किसका डायग्राम है ऐसा जो आपने देखा है, किसका डायग्राम देखा है, YDS का देखा है क्या, वाह वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट आए अपने पास, बहुत शानदार पॉइंट है। क्या है कि अभी अभी आपने देखा कि अभी जो जस्ट पिछले वाला था ना, क्या ये YDS ही था क्या, YDSE में आप कहते हो कि एक ही कला संबद्ध स्रोत से, यानी एक ही तरंगागर का विभाजन करके 2 कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं। और यहां ये कौन सा कोहेरेंस चल रहा है, इसका मतलब मोस्टली जो आपके पास कौन से तरंगागर के विभाजन पर आधारित जो प्रयोग हैं, जैसे यंग डबल स्लिट है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, लॉयड दर्पण है, फ्रेनेल बाई मिरर है, उसमें कौन सी कला संबद्धता महत्वपूर्ण होती है, स्थानिक कला संबद्धता महत्वपूर्ण होती है उनके लिए, उन सोर्सेस के लिए स्थानिक कला संबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिनमें आपके पास आयाम की विभाजन से सारा काम चलता है, पतली फिल्म है, न्यूटन वलय है, माइकलसन व्यतिकरण मापी है, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर है, उनमें कौन सी कालिक कला संबद्धता महत्वपूर्ण होती है, किनमें, जिनमें आयाम का विभाजन है और जिनमें तरंगागर का विभाजन है, उनमें कौन सी स्थानिक कला संबद्धता।
इफेक्टिव होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पता चल गया। स्थानिक का मतलब क्या हुआ, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर अगर अपन जितने पॉइंट ले सके, है ना, जो एक ही वेव फ्रंट पे आ जाए, सिंपली यूं कहें या यूं कहें जो जहां तक कला संबंध वो बने रहें, उस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कोई दो पॉइंट अपन ले सकें, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, स्थानिक कला संबद्धता लंबाई कहलाती है। और वो कला संबद्धता उनकी क्या कहलाती है, स्थानिक कला संबद्धता कहलाती है। और वेवलेंथ की डायरेक्शन में जब आप बात करते हो तो क्या स्थिति रहती है, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी लाइन लास्ट में और भी है, ये जो कोहेरेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी तरंग की कोहेरेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स, जिससे वो वेवलेंथ जनरेट हो रही है उस सोर्स पे डिपेंड करती है कोहेरेंस। लेजर लाइट है, ज्यादा कोहेरेंट सोर्स मिले, सोर्स है इसका मतलब ज्यादा कोहेरेंस देखने को मिलेगी। सिंपल लाइट सोर्स है तो कोहेरेंस मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, ये स्थिति रहती है। इसमें एक छोटी सी बात और करते हैं अपन चलते चलते, यहाँ आ जाओ। कौन सा पढ़ रहे थे, टेम्पोरल कोहेरेंस। इसमें एल इक्वल टू टॉसी, इसकी बात हो गई थी, इनफाइनाइट तक होगी थी ना। चलो हम कह रहे हैं कि ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ है, एल इक्वल टू कितना आया, सी इंटू टो, या इसको आपने क्या लिखा, सी इंटू डेल्टा टी। आप कह रहे हो मोनोक्रोमेटिक, तो प्योरली अपने पास 100% नहीं, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होती है उसकी भी एक फाइनाइट विड्थ होती है, समझ रहे हो। इसका मतलब उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि डेल्टा टी जो होता है वो 1/डेल्टा न्यू के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एल को आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन डेल्टा न्यू। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। इसका मतलब डेल्टा न्यू क्या हो गया, मॉड सी डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर। पुट कर दो, यहां कितना आ गया, अरे यहां पुट करो डेल्टा न्यू का मान यहां बटा में, तो लेमडा स्क्वायर ओवर डेल्टा लेमडा, समझ गए बात। तो कोहेरेंस लेंथ जो होती है वो लेमडा और उसमें डिफरेंस के बराबर भी, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कहने का मतलब एक्चुअल में आपके पास जो ये घटनाक्रम ये क्या होता है कि एक सिंपल मोनोक्रोमेटिक ना होकर के और फाइनाइट विड्थ होती है अपने पास स्पेक्ट्रमी रेखा की। तो वो कहता है कि इस तरह से स्पेक्ट्रमी रेखा का आप शो कर सकते हो, उसके एम्पलीट्यूड को शो कर सकते हो आप एक तरह से। लेमडा आप इस तरफ ले रहे हो, ये सपोज एम्पलीट्यूड आप शो कर रहे हो इस तरफ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके पास ए मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो मिलता है वो लेमडा पे मिलता है, और इसकी अर्ध कोणीय जो चौड़ाई, अर्ध चौड़ाई होती है बैंड विड्थ, इसको डेल्टा लेमडा आप कह सकते हो, वो ये रहती है। इसको लेमडा 1 कह सकते हो, और इसको यानी एक्चुअल में इसका विस्तार कहां से कहां तक रहता है, लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा बाई 2 से लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा बाई 2 तक रहता है। तो ये इसकी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई कहलाती है डेल्टा लेमडा, या न्यू के पदों में लो तो डेल्टा न्यू कहलाती है एक तरह से, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई कहलाती है, ध्यान देना जरा। तो इस कंडीशन में जब आपको ऐसा दिया जाए कि लेमडा 1 और लेमडा 2 के पदों में कोई चीज दी जाए, तो आपके पास लेमडा स्क्वायर क्या होगा, लेमडा क्या होगा, तो ध्यान देना लेमडा क्या होगा एक्चुअल में, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2/2, इन दोनों का एवरेज होगा, लेमडा एवरेज होगा, लेमडा जो होगा। और ये जो कौन सा बच्चा आपके पास डेल्टा लेमडा जो होगा वो क्या लेगा न्यूमेरिकल वैल्यूज में, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये लोगे आप उस केस में, याद रखना उस केस में क्या लोगे, ये लोगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज और लेके चलते हैं अपन, छोटी सी बात है मगर इंपॉर्टेंट है। मान लो आप YDSC पढ़ रहे हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अपन बात कर रहे हैं, और दो स्रोत आपके पास S1 और S2 हैं। कौन से स्रोत हैं, हाँ S1 है पहला, और दूसरा कौन सा है, S2, सॉरी यहाँ S2 है। कोई पॉइंट यहाँ पर्दा आपके पास है, इस पर्दे पर प्रकाश किरणें पहुंचती हैं इस तरह से, तरंगे सॉरी पहुंचती हैं ऐसे P बिंदु पर, ठीक है। दोनों तरंगों में S1P और S2P में क्या आएगा,
S2P माइनस S1P क्या देगी आपको? डेल्टा, पथांतर। क्या देंगे? पथांतर देंगे। सपोज ये पथांतर डेल्टा एक्स है, क्या लिखूं मैं इसको? लेट डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना प्रोपगेशन की डायरेक्शन में अगर कहीं पर्दे पर कोई बिंदु आपको मिलता है, दोनों प्रोपगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में मिलता है, तो कहां तक ये कोहेरेंट रहेंगे और कहां तक नहीं रहेंगी? तो ये जो आपके पास व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता है, जहां तक कोहेरेंट रहेंगी लाइटें, ये दोनों तरंगे, वहां तक ही आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। जहां कोहेरेंस नहीं फॉलो करेंगी वहां व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथ डिफरेंस आपके पास आया है डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू एल कोहेरेंट होना चाहिए हमेशा। कितना होना चाहिए? एल कोहेरेंट होना चाहिए कि तरंगे जब एक ही दिशा में चलती हुई जाती हैं और किन्हीं दो बिंदुओं के लिए दोनों में कोई पाथ डिफरेंस आता है ना, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? कोहेरेंस लेंथ के बराबर हो सकता है। अगर कोहेरेंस लेंथ के बाहर कोई 2 पॉइंट आप ले रहे हो, है ना, और उससे ज्यादा आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो फिर उनमें व्यतिकरण की घटना स्थायी नहीं रहेगी। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? एल से क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, हमेशा हमेशा होना चाहिए, ये याद रखोगे आप। तो अब एक चीज और बता दो जरा, अगर घटनाक्रम में आपको वहां इस पॉइंट पर अगर चमकीली फ्रिंज मिल रही हो, क्या मिल रही हो? यानी व्यतिकरण कैसा हो रहा हो? संपोषी हो रहा हो, तो उस केस में क्या स्थिति होनी चाहिए? डेल्टा एक्स मैक्सिमम के लिए, किसके लिए? हाँ, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए एल कोहेरेंस के बराबर होना चाहिए, और वो भी कितना? एन मैक्सिमम लेमडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन मैक्सिमम लेमडा होना चाहिए। यानी आपको एक मैक्सिमम संख्या तक कहां तक आपको फ्रिंजें मिल सकती हैं, उससे ज्यादा फ्रिंजें आपको नहीं मिलती हैं। उसके बाहर आपको इतनी फ्रिंजें तो आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाहर या उससे बड़ी संख्या में फ्रिंजें आपको नहीं मिलती। ये लिमिट कहलाती है आपके पास, फ्रिंजों की लिमिट की, यहां तक की लिमिट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास फ्रिंजें कहां तक मिल सकती हैं? हाँ, हाँ, इस शर्त में यहां तक। इसका मतलब मैं कहूं कि एन मैक्सिमम आपके पास इनटू लेमडा बराबर कितना? एल कोहेरेंस। कौन सा? टेम्पोरल कोहेरेंस। इसको आप क्या लिख रहे थे अभी? लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। तो यहां से आपके पास एन मैक्सिमम कितना आ गया? एन मैक्सिमम इंटू लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। तो एन मैक्सिमम कितना आ गया? लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा आ गया। अब देखो, अब एक बात आपने बहुत सालों से पढ़ी है, पढ़ी क्या, रटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से रटी है इसको। ये एक्चुअल में एन क्या है? व्यतिकरण प्रतिरूप में दिखाई देने वाली कौन सी? वो भी कौन सी? स्पष्ट दिखाई देने वाली फ्रिंजों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? हाँ, बिल्कुल। और आपको अब अगर याद हो तो मैं इसी को एक नाम और बोलूंगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना यहां तक, इसका मतलब यहां तक, यानी एन मैक्सिमम तक आपको फ्रिंजें दिखेंगी। समझ गए? क्लियर कट दिखेंगी, स्पष्ट दिखेंगी, परिशुद्ध दिखेंगी, और फाइनाइट है चूंकि। क्या है? हाँ, अनंत नहीं मिलेंगे आपको, फाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि एल मोनोक्रोमेटिक के लिए अनंत मिलती है, लेकिन वो भी प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है आपके पास। तो इसका मतलब इसको क्या कहते हो आप? याद आया? याद आया? स्पेक्ट्रम में रेखाओं की परिमित परिशुद्धता, इसको फाइनाइट प्योरिटी कहते हो आप। इसका मतलब समझ में आया क्या? हाँ, वो अधिकतम संख्या फ्रिंजों की
जो आपको क्लियर कट बिल्कुल क्लियरली दिखती है, प्योरली शो होती है, उसी को आप स्पेक्ट्रल जो फाइनाइट प्योरिटी है वो कहते हो। इसी को आपने एक नया नाम दिया था, आपको याद हो तो, कैपिटल क्यू। इसका मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, यहां से देखो, एन मैक्सिमम जो होगा उसी को आप कैपिटल क्यू कहते हो, और वो किसके बराबर होगा, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। और यहीं से आप लिखते हो कि एल बराबर कितना, लेमडा इंटू क्यू। समझ गए, या एन मैक्सिमम इंटू लेमडा। याद आया क्या, हाँ। ठीक है, इसका मतलब एक चीज बताना मुझे, जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं में आपने देखा, स्पेक्ट्रम में रेखा इस तरह से मिली है आपको, इसकी ये जो बैंड चौड़ाई आपने देखी यहां से, स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई जिसको आप डेल्टा लेमडा कह रहे थे, अगर ये चौड़ाई बहुत कम हो जाए, डेल्टा लेमडा अगर कम हो तो ये क्यू क्या होगा, इंक्रीज, यानी आपके पास एन मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है आपके पास, उसकी भी फाइनाइट विड्थ है, वो भी बहुत कम होती जाती है, डेल्टा लेमडा टेंस टू 0 होती जाती है, ये संख्या किधर होती जाती है, टेंस टू इनफाइनाइट। तभी आप कहते थे ना कि Q का मान ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसकी तीक्ष्णता बढ़ गई। समझ गए क्यों, फाइनाइट विड्थ क्या हो गई इसकी, कम हो गई। तो ये जो आपके पास फाइनाइट प्योरिटी है वो क्या है, एक्चुअल में ये है कि अब मैक्सिमम कितने उस, जैसे यंग डबल स्लिट में आप देख रहे हो ऐसा, तो उसमें मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रिंजेज आपको क्लियरली दिखती है और उसके बाद नहीं दिखती। समझ गए, वो यहां से निकाल सकते हो आप, क्यू की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब अपन चलते हैं आगे, ये बेसिक बेसिक हो गया, और कई बार ये आता भी है, बहुत बहुत बार इसके बारे में पूछता है अगला। हाँ, ये कला संबद्धता थी, दोनों टाइप की आपने पढ़ ली, कालिक कला संबद्धता पढ़ ली और कौन सी पढ़ ली, स्थानिक कला संबद्धता पढ़ ली। अब अपन आते हैं कि कला संबद्ध, सॉरी, व्यतिकरण पे वापस लौटते हैं अपन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि व्यतिकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो अब हाँ, आखता तो होई गाखते तो, हाँ। तो इसका मतलब व्यतिकरण के प्रकार के को किस आधार पर पढ़े अपन, कला संबद्ध स्रोतों के आधार पर। यानी जितने कला संबद्ध, जितने तरीके आपके पास कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की होंगी, वही क्या होंगे, सिंपली व्यतिकरण के प्रकार होंगे। तो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के आधार पर कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के दो तरीके, पहला कौन सा, तरंगागर के, हाँ, विभाजन से, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा कौन सा, आयाम के विभाजन से। एम्पलीट्यूड, आयाम के विभाजन से। करते क्या है इसमें अपन, बेसिकली कुछ नहीं करते, एक छोटा सा काम करते हैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। इसमें अपन क्या करते हैं, जो तरंगागर होता है, आपती तरंगागर का, किसको, आपती तरंगागर को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा विभाजित करते हैं। जैसे यंग डबल स्लिट में करते हैं अपन, एक ही वेव फ्रंट जाके S1 S2 पे आता है, और वहां से उसका अपवर्तन होता है, और आपको दो कला संबद्ध स्रोत मिल जाते हैं, S1 और S2। एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें एग्जाम्पल एक सबसे फेमस यंग डबल स्लिट, यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग, ऐसा है। दूसरा कौन सा, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, जिसमें अपन व्यतिकरण प्राप्त करते हैं। तीसरा कौन सा, फ्रेनेल द्विदर्पण। चौथा कौन सा, लॉयड दर्पण।
उसमें भी ये घटना रहती है। इसमें जरूर ध्यान देना आपती तरंग के आयाम को। किस घटनाक्रम से ध्यान देना, अर्ध परावर्तन, या अर्ध की जगह आप क्या नाम ले सकते हो, ज्यादा पॉपुलर, आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन द्वारा क्या करते हो, विभाजित करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या, पहला पतली फिल्मों में व्यतिकरण, ऐसा ही करते हैं। दूसरा न्यूटन वाले, जो इसी का एक एग्जाम्पल है, पतली फिल्म का ही पानाकार रूप में। तीसरा माइकलसन व्यतिकरण मापी, उसमें भी ऐसा ही करते हैं अपन। चौथा फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर व्यतिकरण मापी, और ये चारों ही अपने सिलेबस में है। इनमें से जरूर अपने पास केवल यंग वाला है जो पिछले वाली 11वीं क्लास में है, ये ध्यान रखना। और एक छोटा सा डिफरेंस दोनों में और होता है, क्या, ये जो तरंगागर का विभाजन अपन करते हैं, इसमें जो स्रोत काम में लेते हैं वो पॉइंट लाइक सोर्स काम में लेते हैं। यानी बिंदुवत प्रकाश स्रोत। और वो बात अपन ने पहले कही थी इसमें, कि इसमें कला संबद्धता किस टाइप की काम में आती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है स्थानिक कला संबद्धता, स्पेशल कोहेरेंस। आयाम के विभाजन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे जरा, हाँ, एक्सटेंडेड विस्तृत प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं। और कला संबद्धता किसका टाइप की, कालिक कला संबद्धता महत्वपूर्ण होती है, ये महत्वपूर्ण होती है इसमें। और खास बात क्या हुआ इसमें, एक खास बात और होती है, विस्तृत प्रकाश और स्रोत लेने से विवर्तन के जो इफेक्ट आते हैं बीच बीच में, वो कम हो जाते हैं इसमें ना। क्यों, विस्तृत प्रकाश स्रोत से आप लिख दोगे, विवर्तन प्रभाव जो होते हैं वो न्यून हो जाते हैं, इसका एक फायदा ये रहता है। ठीक है ना, ये सिंपल सा एक में इसमें डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो और पढ़ाएं या कल पढ़ाएं, कल पढ़ा देंगे।